इसके पहले हमने से कुछ क्वेश्चंस किए थे, फिर हमने बीच में हमें थ्योरी खत्म हमने कवर अप किया। आप बताओ, आपके सामने क्वेश्चन है। विच इसको करें 47 ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 47। और आंसर दीजिए। आंसर आप लोग एबीसीडी में आप लोग टाइप कर सकते हैं, टाइप करके मुझे बताएं। विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एन एक्शन रिसर्च स्ट्रैटेजी। एक्शन रिसर्च स्ट्रैटेजी के लिए आपको बतानी है कि which set of activities best indicate the cyclic nature of the action research strategy। क्या होगा आंसर? रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट, ये ऑप्शन सही होगा। ओके सर डी होगा सर। ओके। पहले संजय जी, हाँ संजय जी आप बता रहे हो। संजय जी आप व्याख्या कीजिए, आपने क्यों ऐसा बोला? सर मैंने बोला सर। अच्छा आपने बोला, अच्छा बोलिए। सर पहले एक्शन रिसर्च के ये पार्ट है सर। ओके इसमें पहले एक्शन रिसर्च में पहले हमें प्लान करना होता है, ओके फिर एक्ट यानी क्रियान्वयन करना होता है, फिर क्रियान्वयन करने के बाद उसको ऑब्जर्व करना होता है, फिर रिफ्लेक्ट करना होता है। ओके। तो आप बोल रहे आंसर, आप बोल रहे हो कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो आप आंसर में? डी सर। डी। बाकी कोई लोग? अच्छा ए, प्रशांत जी आपने ए क्यों बोला? पहले रिफ्लेक्ट करेंगे। जी सर। आप व्याख्या कीजिए, सर आपने ए क्यों बोला? मैंने शुरुआत की क्लासेज ही नहीं ली थी सर, अच्छा मैंने तो अच्छा, वैसे अंदाज से बोल दिया। कोई बात नहीं। तो क्या होता है, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि देखो कोई भी अभी आप इसको समझ लो। कोई भी अगर आप मान लो कि आप किसी में अगर शोध करके सबसे पहले क्या करोगे, प्लान करोगे ना। बिना प्लान तो नहीं करेंगे, प्लान करेंगे, फिर क्या करेंगे उसके ऊपर हम कार्यान्वित करेंगे, एक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे हम उसको एक्ट करने के बाद ऑब्जर्व करेंगे। तो एक्शन रिसर्च के लिए क्या होती है, जो वी कैन से दैट एक्शन रिसर्च इज डन टू फाइंड अ solution, फाइनल सोल्यूशन और सोल्यूशन टू ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से। और मैंने एक बार साइकिल भी दिखाया था आप लोगों को कि साइकिल कैसे होता है एक्शन रिसर्च की। मैं साइकिल फिर से दिखा देता हूं आपको। इसमें हम जो लोग नए हैं उनको आसानी हो जाएगी। इस साइकिल का आप लोग याद रखना। ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लानिंग। प्लान के बाद हम क्या करेंगे, हम एक्ट करेंगे, कार्यान्वित करेंगे। ये यहाँ पे एक्टिंग मतलब अभिनय करना नहीं, कार्यान्वित करना है। फिर क्या करेंगे, हम ऑब्जर्विंग करेंगे। और फिर क्या करेंगे, हमारा क्या आएगा, जो हम ऑब्जर्व करेंगे उसका हमको रिफ्लेक्टिंग मिलेगा। और ये चलती जाती है। तो ये साइकिल है, इसको आप लोग याद रखेंगे, काफी गलती नहीं होगी। बहुत अच्छे, जिन्होंने जितने लोगों ने डी आंसर दिया सबका आंसर करेक्ट है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग बिल्कुल सही, मतलब काफी अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया। सर वेरी गुड। ये ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ सर। हमें देख रहा था आप लोग कितने याद है, और रिपीट तो कई बार हुआ है ऐसा भी, लेकिन हमारे यहाँ पे देखा कि मैंने कि आप लोगों को याद है कि नहीं जो मैंने बता के गया है।
रखा है? तीसरी बार 40, पढ़ा सर आपसे। ओके, 49 कर चुके हैं। मैं बीच बीच में देख रहा हूँ कि रैंडमली कि आप लोगों में से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अगर रिपीट होंगे बिना बताए तो आप लोग कितना सही कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग एकदम, मतलब मैक्सिमम लोग जिन्होंने पूरा क्लास किए सबको आ रहा है। हम अपना डिवीजन जो है ना, हम अपना डिवीजन प्रीवियस ईयर से ज्यादा करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर हम रिवीजन करने से हमें बहुत कुछ चीजें ऐसे मिल जाती है, कॉन्सेप्ट मिल जाती है कि हमें क्या पूछे जाएंगे। बाकी आप इसके इसके अब जैसे आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा, बाहर के क्वेश्चन आप आराम से लगा लोगे, कोई भी ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बताए, 49 बताए क्या आंसर होगा? फोर्टी नाइन में हम क्या बोलेंगे? द ओरिजिनलिटी ऑफ रिसर्च टॉपिक विल डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर ऑफ, किस पे डिपेंड करेगा? यूनिकनेस ऑफ द टॉपिक। आप लोग रीड करो, करके बताओ। क्वेश्चन 49। सर ये जो बी है इसका मीनिंग क्या है, जो बी ऑप्शन है? यूटिलिटी एंड डायमेंशंस, जो डायमेंशन है जितना आपका रिसर्च के उसके ऊपर कितने आपका यूटिलाइज कर रहे हो, यूटिलिटेरियन ऑफ द डायमेंशन, हम जो उपयोग करते हैं ना उसके ऊपर। ओके। सपोर्ट सिस्टम, नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी। यहाँ से आपको ऑप्शन एबीसीडी नहीं देनी है, यहाँ से लिखनी है। देखिए ए बी सी और डी यहाँ से लिखनी है, ऊपर से मत लिखो कि उसमें से कुछ। आप यहाँ से देखना, ऊपर जो एबीसीडी लिखा है ना, वो आपको ऊपर जो एबीसीडी लिखी है उसमें से कौन सा सही है, ये आपका ऑप्शन है। ऊपर के जो है वो मल्टीपल ऑप्शन मतलब सही हो सकते हैं, यहाँ से आपको चूज करनी है। अब आंसर दीजिए। ए आएगा सर। आंसर ए आएगा, बहुत बढ़िया। आपका एडीएडी बता रहे हो, मुझे क्वेश्चन नंबर समझ नहीं आ रहा है। संजय जी आपने ए बताया, ठीक है। रंजना जी आपने डी बताया। रंजना जी डी आपने 49 के लिए बताया होगा, तो आप माइक खोल कर बताए क्यों बताया आपने? हाँ सर वो पंडित तो जी, लास्ट था। अच्छा ठीक है, नंबर दे दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो पता चल जाएगा। वेरी गुड। ओके, 49 अभी के हाँ, लिए ए है। अभी के लिए कौन सा होगा? डी होगा ए या बी? ए सर। ए होगा, ओके। तो 49 का ए इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि पहली बार आप लोगों को बहुत समय लगा था करने के लिए, आप देखो कितनी जल्दी जल्दी कर पा रहे हो। बस यही मतलब मुझे चाहिए था किसी चीज को। फिफ्टी वन का बताए क्या होगा? वहीं तक पहले किया था, उसके बाद इसे बची हुई थी, 51 से बची हुई थी शायद, फिर हम टॉपिक पे चले गए थे। पार्टिसिपेशन इन विच टाइप ऑफ रिसर्च हैज द ग्रेट पोटेंशियल फॉर इंश्योरिंग the improvement of the professional as well as work situation। अभी आप लोग जानते हैं किसी का कर लिया आपने, देखो जुलाई 18 का कर लिया क्वेश्चन आपने, नवंबर 17 का कर लिया आपने। अभी जो क्वेश्चन का आंसर आपने दिया था, आपने जुलाई 18 का दिया था, एकदम लेटेस्ट लेटेस्ट सारा आंसर दे रहे हो, और इतना अच्छे अच्छे दे रहे हो आप लोग। तो बताएं 51 का क्या बोलेंगे आंसर में? हिंदी में सर थोड़ा क्वेश्चन बताइएगा, थोड़ा समझ में आएगा सर। आप लोगों में से कोई इसको हिंदी में अनुवाद कीजिए। पार्टिसिपेशन इन विच टाइप ऑफ रिसर्च, किस पार्टिसिपेट मतलब क्या, सहभागिता करना। किस प्रकार के रिसर्च में, शोध में हम जो सहभागिता करेंगे, विच हैज ग्रेट पोटेंशियल फॉर इंश्योरिंग, जिसमें बहुत सबसे ज्यादा पोटेंशियल होती है, संभावना होती है इंश्योर करने के लिए, द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल एज वेल एज वर्क सिचुएशन। आपके प्रोफेशनल सिचुएशन को भी और आपका वर्क को भी, दोनों को ही आपको इम्प्रूव करता है। ये किस में होंगे? फंडामेंटल रिसर्च में, अप्लाइड रिसर्च में, इवेल्युएटिव रिसर्च में, बी एक्शन। आएगा सर। 51 का बी बोल रहे हैं आंसर। बी के डी, डी फॉर डॉग और बी फॉर बॉय।
D for dog. डी फॉर डॉग। 51 का डी, 51 का बाकी लोग बताएं। 51 का बी, पुण्डित जी बी बता रहे, क्यों बता रहे बी? सर उसमें अप्लाइड रिसर्च में मतलब सभी चीजों को लेकर हम कर मतलब सभी चीजें आती है उसमें, कोई भी ओके, वर्क करते हैं तो मतलब समाज के लिए या सार्वभौमिक के लिए हम अप्लाइड करते हैं। अप्लाइड रिसर्च के लिए मैंने अभी मैंने आपको और भी बताया था कि अप्लाइड रिसर्च तब होती है जब ऑलरेडी पहले कोई थ्योरी डेवलपमेंट होती है, उसको हमें जरूरत होती है, उसमें हम काम करते हैं। और इसमें क्या बोला है? पार्टिसिपेशन इन विच टाइप ऑफ द रिसर्च, पार्टिसिपेट कर रहा है। Participation in which type of research has the great potential for ensuring the improvement of the professional as well as work situation। ये क्या है? ये इंडिविजुअल के लिए हुआ ना, कोई इंसान अच्छा अपने सर, वर्क। ठीक, एक्शन आ जाएगा सर इंडिविजुअल के होगा तो। जी, आप सोचो, पहले क्वेश्चन को सोचो। आप अपने आप को रख के वहां पे रख के सोचो। आप किसी जगह जॉब करते हो और आप चाहते हो कि आपका प्रोफेशनल और वर्क सिचुएशन दोनों बेहतर हो। क्या कर सकते, क्या करने से आपको दोनों चीजें अच्छी होंगी? तो क्या ये आपका इंडिविजुअल हुआ कि आपका पूरा समाज के लिए हुआ? इंडिविजुअल हुआ ना। तो फिर हम क्या जी बोलेंगे? सर, 51 का क्या बोलेंगे? एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च। बहुत अच्छा। रंजना जी, आप 51 का बी बोल रहे हो, बी क्यों बोल रहे हो? नहीं सर, डी हुआ, डी, डी वाला ही सही रहेगा। वो सॉरी गलत हो गया वैसे। अच्छा, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? हमें एक्शन रिसर्च हम, क्योंकि ना आपको ना वहां ना देखो, जब आप करोगे ना ऐसे बहुत से आपका सिमिलर वर्ड, सिमिलर मीनिंग आपको मिल जाती है। मुझे पेपर कराने का खाली यही है कि आप जानते सब कुछ हो, लेकिन जानने के बाद वहां पे जाके जो हमें गलतियां होती है उस गलती को रिमूव करना। फंडामेंटल, इवोल्यूशन, अप्लाइड और एक्शन, इससे हम कौन से कुछ कुछ कीवर्ड होते हैं जिससे हम पकड़ते हैं चीजों को। तो आप इसको आप याद रखना, फिर आगे के क्वेश्चंस में आपको एकदम सही सही करोगे। जिन लोगों ने डी के अलावा अलग आंसर दे रहे हैं उनको, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। 52 का आंसर दे दूं, मैं आपको समझ देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाया है, बहुत पढ़ाया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च, और इसका पहले तक ही हमने छोड़ दिया था, बंद कर दिया था, और इसके बाद का हमने करना था क्योंकि ये सब चीज हमने नहीं पढ़ाया था पिछले बार। तो ये सब चीज हमें पूरा अभी कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसके बाद आप पूरा पेपर कर सकते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडीज इंटरप्रिटेशन and meaning get more attention than formulation of generalization। सामान्यकरण और जिसको फॉर्मुलेशन से ज्यादा अटेंशन इन शोध में किसमें मिलती है हमको? हिस्टोरिकल स्टडीज, सर्वे स्टडीज, फिलोसॉफिकल स्टडीज, एथनोग्राफिक स्टडीज, हाइपोएथिकल डिडक्टिव स्टडीज, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज। इसमें इन पे मिला करके आपका यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे जो दिया गया है उसको मिला के आपका ऑप्शन नीचे बनाया गया है। आप देखो, ये ऑप्शन है नीचे, यहाँ से आपको चूज करनी है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अब आप लोग आंसर दो। 52 का आंसर देना, 52 डैश लिख के देना। 52 का क्या? फिफ्टी वन का बी बोल रहे हो, 52 का सी बोल रहे हो। ओके, अगर आप लोग एक बार, अगर, चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, किनसे पूछूं? 52 का बाकी लोग आंसर दीजिए, जितना भी आपको आता है दीजिए। पार्टिसिपेट तो कीजिए, तभी तो पता चलेगा क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। मैसेज कीजिए 52 का। गलत हो कोई बात नहीं, बस अब कोशिश करो, है ना? कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अब बस कोशिश करो।
नहीं, बी या सी, नहीं एक बताओ, या तो बी या तो सी। प्रशांत जी, आप सी क्यों बोल रहे हो 52 का? जी सीए बोल रहा हूँ, सर्वे स्टडीज तो होती है, और ये और ये जो फिफ्थ है, तो ये तो सर देखो, कोई बात सर नहीं। इसमें सर इसमें हिस्टोरिकल नहीं आएगा सर, इसमें हिस्टोरिकल में सामान्यकरण नहीं करते हैं, बहुत तो बढ़िया, हमने उसको ये सबसे पहले उसको होगा छान लिया हिस्टोरिकल सर। आएगा। यही हम उसको चाहते थे कि रॉन्ग आंसर का आप एलिमिनेट कर दो। बहुत बढ़िया। आप आपका नाम क्या है? पुंडलिक। ओके, तो आप देखो कि हिस्टोरिकल किस किस ऑप्शन में है। वो ऑप्शन अपने आप गलत, आपका मतलब रॉन्ग हो गया। फर्स्ट क्या है? हिस्टोरिकल स्टडीज है, तो क्या ये रॉन्ग होगा सच में? क्या बोला है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडीज इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग गेट मोर अटेंशन देन फॉर्मूला एंड जनरेशन। इसको ख्याल रखना। बोला है कि फॉर्मूला और जनरेशन से ज्यादा अटेंशन देना है। किसको देना है? किसमें आएगा? देखो, क्या सर्वे में बिना फॉर्मूले का हो सकता है? 52 का डी। संजय जी, संजय जी बोले 52 का डी बोल रहे हो। ओके संजय जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर जैसे इंटरप्रिटेशन हिस्टोरिकल में जो पास्ट में हो चुके हैं, तो हमें इंटरप्रिटेशन देखनी पड़ेगी फैक्ट्स की। ओके। और फिलोसॉफिकल में भी जो हम उसकी इंटरप्रिटेशन ज्यादा दार्शनिक वाल वगैरह जैसे होता है। हम्म। और इसी तरह से एथनोग्राफिक में भी सर हमें इंटरप्रिटेशन ज्यादा देखनी होती है, ये जो अच्छा, घटनाजन्य अनुसंधान जिसको बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। आपने इसके मतलब इस तरह से अपने आंसर का अपने डी तक पहुंचे हैं। ओके। जी सर। आपको देखिए, आपका आंसर सही होता है, लेकिन आपको आपको पता है, आपको देखो, मैं सुन लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है। एक शब्द को खाली आप देखो, बाकी जगह आपने काफी सही जा रहे थे, लेकिन एक शब्द का आपने मिस कर दिया था। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडीज इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग गेट मोर दिया है। मोर को शब्द को देखो, मोर अटेंशन किसके? देन फॉर्मुलेशन एंड जनरेशन। उससे ज्यादा अटेंशन चाहिए। पंडित जी हमारे हमारे साथ है? पंडित जी, जी सर, जी सर। तो ज्यादा आपने बिल्कुल सही बताया था। अगर ये मोर वर्ड नहीं होता तो आप बिल्कुल सही थे, लेकिन मोर पूछा है। तो क्या सर्वे पे फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते हैं ना? क्योंकि सर्वे करके जो डेटा इकट्ठा करोगे, उसको क्या करोगे आप? स्टैटिस्टिकल को एनालिसिस करोगे। तो स्टैटिस्टिकली जब भी आप इसका कुछ आपका यूज करोगे, तो क्या हो जाएगा उसमें? आपका फॉर्मुलेशन तो होगा। तो क्या हम कर सकते हैं? सेकंड को ले सकते हैं, उसमें फॉर्मुलेशन तो आएगा। और क्या आएगा आपका? फोर्थ में देखो क्या बोला है आपका, या इसको देखो, सिक्स में देखो क्या बोला है आपका, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज। इसमें भी आता है, इससे भी हमने बात कर चुके थे। जब डिड्यूस करने की बात आएगी, तब तो आपका डिडक्टिव किस में आती है? उसमें तो आपका होगी ना। जब किसी चीज को जब रिड्यूस करोगे, आप देखते हो ना, जैसे आप मैथ्स का आपका जो फॉर्मूलाज होते हैं, बाकी सब होते हैं कि, या कोई ज्योमेट्री का थ्योरम होता है, क्या बोलते हैं कि रिड्यूस, मतलब आप इसमें मतलब फाइंड कर रहे। हम कैसे फाइंड करते हैं? कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, या कोई इसमें जनरेशन मतलब कोई थ्योरी का अप्लाई करते हैं। तो पांचवा तो नहीं होगा, और छठा भी नहीं होगा। तो पांचवा अगर नहीं होगा, तो कट कौन सा गया? ऑप्शन सी कट गया, और ऑप्शन बी कट गया। क्लियर है ना? अब सर्वे भी नहीं होगा। सर्वे में क्या होती है? हिस्टोरिकल चीजें होती है। तो सर्वे जब कट गया, तो क्या ऑप्शन ए भी कट गया। तो बचा क्या? ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी को चेक करते हैं, क्या क्या चाहिए हमको। इसे बोला है कि मोर अटेंशन देन फॉर्मुलेशन एंड जनरलाइजेशन। तो इसमें हम कोई फॉर्मुलेशन नहीं करते। जो घटना घट चुकी है घट चुकी है, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला में अप्लाई नहीं कर सकते हिस्टोरिकल रिसर्च में। और जो फिलोसॉफिकल स्टडीज होते हैं, इसमें भी आप कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हो, जो है उसको लेके आप आगे चलते हो। जैसे मान लो कि हम अगर कहें कि सांख्य दर्शन, अगर आपको कहा जाए
कार्यकारिणी सिद्धांत कहा जाए, या आपको जो जो भी इसका जो आपका जो उनके जो तत्व है उनका बात करेंगे, 26 तत्व 25 तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो सांख्य दर्शन और योग दर्शन इत्यादि में, उनके बारे में अगर विवेचना करेंगे तो आप कहाँ पे, वहां पे आप कोई फॉर्मुलेशन नहीं करेंगे। पंच तत्व के बारे में बात करेंगे तो उसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकती है? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, या आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ऑर्डर में बोलोगे तो नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होती है, लेकिन उसका महत्व बहुत ज्यादा है, तो ना तो हम कोई इसमें फॉर्मुलेशन कर रहे हैं और ना ही कोई इसमें कोई हम जनरेशन कर रहे हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछा बताएं। सर उस क्वेश्चन में सामान्यकरण करना है, करने की बात की या नहीं कर सकते बहुत ज्यादा? नहीं करना, देन मतलब से मोर देन, अच्छा। मोर अटेंशन देन फॉर्मुलेशन एंड जनरेशन। आप इसको जनरेशन नहीं कर सकते और फॉर्मुलेशन नहीं कर सकते। जनरेशन करना अगर कर देंगे तो हर कोई जो है मानने का बाध्य होगा, लेकिन हमारे दर्शन में ही बहुत सारे चीजें, एक दर्शन दूसरे दर्शन को नहीं मानता, कई चीजें ऐसे होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। मैं क्वेश्चन को समझा कि कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, क्योंकि आप बिल्कुल सही जा रहे थे, लेकिन मोर वर्ड को आपने मतलब उतना वो नहीं कर पाए। शायद हिंदी में होता तो शायद आप अच्छे से ज्यादा कर पाते। तो जी मोर का सर। मतलब अधिक है, तो आपने लॉजिक आपने बिल्कुल सही लगाया, लेकिन खाली इन वर्ड को खाली देखोगे, और अगर ये मोर नहीं रहा था, लेस होता, तब तो आप मतलब जो आप बता रहे थे उसको हम ज्यादा ध्यान देना पड़ता। भगवान जो शब्द है उसके साथ पंच तत्व का बहुत महत्व है। कोई कह सकता है क्या क्या महत्व होती है? कोई माइक खोल के बताएं। सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। भगवान जब हम कहते हैं ना, भगवान भगवान बोलते हैं ना, ईश्वर भगवान जो बोलते हैं, इस शब्द के साथ पंच तत्व का बहुत महत्व है। कोई ऐसा कोई कहे कि कैसे महत्व है? अगर अक्सर लोग बोलते हैं भगवान का पे देखा है क्या, तो उस संदर्भ में अगर बात करें। जी सर। जैसे वो उत्पत्ति करता है वो। भगवान हाँ 5 तत्वों से मिलकर बना है सर। 5 वर्ड, हाँ क्या? 5 वर्ड से मिलकर भगवान बना है। हाँ जी, बहुत अच्छा। भ, ग, जी व अगर बोल भा रहे हैं, भूमि भा गगन। भ भूमि हो गया, ग गगन, व वायु, और अग्नि, हाँ न जी नीर मतलब पानी, जी जल। सर। ऐसा कोई होगा जिस जो इन इन 5 तत्वों को अनुभव न किया होगा या देखा ना होगा? ऐसा तो कोई जी नहीं। सर। तो अगर आप 5 तत्वों को देखे हो, अनुभव किए हो, तो भगवान को भी देखे हो ना। तो ये जो मैं बताया, तर्क बताया, ये किधर जाता है आपका? ये अगर आप ऐसे इसको अगर आप व्याख्या करके, ये तो एक आपका फिलोसॉफिकल व्याख्या है, लेकिन अगर इसको जनरलाइजेशन कर दोगे तो क्या होगा, हर किसी को मानने को बाध्य होंगे। लेकिन जब जैसे फिजिक्स का फॉर्मूला होती है, आप आपका भावनाएं जो भी होती है आप मानने का बाध्य होते हैं, क्योंकि वो जनरलाइज होता है वो। लेकिन यहाँ पे अगर जनरलाइज के ओवर बोला गया कि जो जनरलाइजेशन ना हो उसके उससे उस मतलब फॉर्मूला और सामान्यकरण से ज्यादा महत्व देना है, तो क्या हो जाएगा? मैं आपको खाली बताने की कोशिश कर रहा था कि आप शब्दों को कैसे, जो कनेक्टिंग वर्ड होती है उसको कैसे पकड़ोगे, और फिर रॉन्ग आंसर को कैसे आप एलिमिनेट करोगे। बहुत अच्छे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाओ। बताओ क्या बोलोगे आंसर इसका? Research that focuses on social inequality between men and women. मैन और वीमेन के बीच में जो आपका जो सोशल इनइक्वलिटी होता है, असमानता जो होती है, सामाजिक असमानता, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपेटिटिव रिसर्च, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, या फेमिनिस्ट रिसर्च? बताइए 53 का। कंपैरेटिव रिसर्च ए। ओके, कॉम्पिटेटिव रिसर्च। ओके, आप और बाकी लोग भी आंसर दीजिए।
सब ए बता रहे हैं, ओके। मैं आपको पहले इसको बोलने से पहले आपको मैं बोल देता हूँ, ये टर्म जो आपका जो फेमिनिज्म है, तो ये इट इज एट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑन इश्यूज ऑफ जेंडर डिफरेंसेस, ये इसको डिफाइन की जाती है इस तरह से, as well as a movement for gender equality and protection of women's right and interest। ये इसके डेफिनेशन है फेमिनिस्ट रिसर्च। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही होगा, ऑप्शन ए सही नहीं होगा। देखो कितनी ज्यादा आपको लग रहा था ना कि आप देखो 19 में पूछा गया था ना, और आप लोग सबको लग रहा था कि कंपेटिव रिसर्च है, सबको अच्छे से मतलब आपने तैयारी भी किया, तो ऐसे जो है इसको आप याद रखना, ये फेमिनिस्ट रिसर्च है। सर फेमिनिस्ट की जो आपने अपनी डेफिनेशंस बोली हो ना, वो हिंदी में बता दीजिए ना प्लीज। मतलब ये टर्म जो फेमिनिस्ट होते हैं, ये आपका जो पॉलिटिकल मतलब आपका राजनीतिक और सोशियोलॉजिकल मतलब सामाजिक थ्योरीज के हिसाब से जो लिंग का जो आपका अंतर होती है, मतलब जेंडर डिफरेंसेस, जैसे मेल फीमेल का जो लिंग का जो अंतर होती है, और साथ साथ ये मूवमेंट को दिखाता है, मतलब जेंडर इक्वलिटी मतलब आपका जो लैंगिक समानता को प्रोटेक्शन करने के लिए और महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने के लिए विमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट, इसके लिए है ये, जिसको कहते हैं थैंक यू। फेमिनिस्ट रिसर्च कहते हैं इसको। किसी को तो ऐसा नहीं है जिसको क्लियर ना हुआ, सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। 54 को बताएं। Which of the following research type has a potential for the enhancing teaching components? बताएं, फंडामेंटल रिसर्च करेंगे, अप्लाइड करेंगे, इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे, ये एक्शन करेंगे? फिफ्टी फोर के लिए आंसर दीजिए। मीना जी, क्या आपने 54 के लिए सी बोला है? हिंदी इसका हिंदी सर क्वेश्चन का। Which of the following research type, निम्न में से कौन सा शोध का टाइप जो है has a potential for enhancing teaching components, जो आपका जो टीचिंग कंपोनेंट्स को बेहतर करने के लिए कौन से रिसर्च आप अप्लाई करोगे, इसमें नीचे दिए गए फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च या एक्शन रिसर्च? सर ये सी वाला क्या चीज है, ये थोड़ा बता किसी दीजिए, चीज के क्या कर इम्पैक्ट को सकते हैं? बेहतर करने के लिए, मतलब किसी चीज के जो आप कोई काम कर रहे हो उसको इम्पैक्ट को और अच्छे से कैसे कर सकते हो, उसको बेहतर, उसको और अच्छे करने के लिए। जैसे आप मान लो कि आप टीचिंग कर रहे हो या कुछ आप कोई काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो उस असेसमेंट पे और कैसे इम्पैक्ट कर सकते हो इसके लिए, या फिर एक्शन रिसर्च। मतलब इम्पैक्ट मतलब जो हम कहते हैं ना कि जैसे इम्पैक्ट मतलब होती है कि आपका मतलब आवेग मतलब क्या होती है कि ज्यादा बेहतर करने के लिए कोशिश। सी आना चाहिए। सी आना चाहिए। जी। सबके लिए सी है, ओके। हमने बात किया था कि एक्शन रिसर्च जो होती है वो इंडिविजुअल के लिए या क्या किसके लिए होती है, वो कोलैबोरेटिव रिसर्च के लिए, जो टिपिकली डिजाइन होती है जिसको हम कंडक्ट करते हैं, जो प्रैक्टिशनर होती है उसके उसके वो करता है अपने डेटा को, कि उसके कहाँ पे कमी है, कहाँ पे बेहतर है, क्या कर सकता है, वो अपने अपने खुद के लिए करता है। जैसे किसी स्कूल में एक्शन रिसर्च हम ये कहता है कि वैरायटी ऑफ आपका वैल्यूएटी, कि बच्चे का कैसा ग्रोथ होती है, किसी टीचर अगर चाहता है कि कोई बच्चा इस तरह से करे या इस तरह से हम ऐसा चेंज करे, इस तरह से मतलब उसको पढ़ाई के मेथड में चेंज करे, या स्टूडेंट सेंटर करे मेथड का अप्लाई करे, या टीचर सेंटर के मेथड का अप्लाई करे, या दोनों का मिक्स करे, ये सारा क्या है, जो मेथड किसी एक के लिए काम करेगा जरूरत नहीं कि वो दूसरे के लिए भी काम करेगा। तो टीचिंग आपका जो ये हेल्प करता है इंप्रूव करने के लिए इफेक्टिवनेस को, किसी आपका स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज को या परफॉर्मेंसेस को, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स इत्यादि को, तो कौन सा करेगा, वो टीचर खुद के हिसाब से कर रहा है। तो कौन सा होगा इसमें, बताएं कैसे कौन से होंगे? इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे आप इसमें? एक्शन 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 रिसर्च। डी वाला।
समझ आया ना? कोई डाउट है? वेरी गुड। मैं बार बार देखो आप लोग गलती करो ना एक्शन रिसर्च पे, इसीलिए बोल रहा हूँ। इसलिए क्या करने हैं कि अच्छे से टर्म को समझने, क्वेश्चन को समझने। आता है आप लोगों को सब कुछ है, देखो सब कुछ आता है ना, लेकिन तब भी गलत कर रहे हो ना। क्या गलती ये सबके साथ होती है, सबके साथ होता था और सबके साथ होती है। वो घुमा घुमा के ऐसे देते हैं, इसलिए आप टर्म को समझोगे। जो एक्शन रिसर्च का टर्म क्या है, कैसे पकड़ते हैं। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर। कौन सा रिसर्च का जो नेचर है, प्रकृति है, वो चक्रीय होता है, साइक्लिक होता है। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवेल्युएटिव रिसर्च। कौन सा आपका चक्रीय होगा? बताएं। 55 का सी बता रहे हैं। मैंने टिक मार दिया, मेरा चारों सही नहीं है, मैं खाली उसका तो मैंने वो बता रहा था। सही एक ही है 55 का सी। 55 का सी, वाह सब कुछ है। ऐसा भी कोई है जो सी के अलावा कोई आंसर दे किसी का मत हो? डेमोक्रेसी है, दे सकते हो आप, बोलो। या कोई सोच रहा है कि फिर सी के अलावा और कोई, तो माइक खोल के बात कर सकते हैं। नहीं सर, सबको आपने वो साइक्लिक करके बताया सर एक्शन रिसर्च को। बहुत बढ़िया। साइक्लिक में हमने यही बताया था अभी ना, डायग्राम जो बनाया था, ये डायग्राम साइक्लिक है ना, चल रहा है ना। वेरी गुड। इन्हीं सब चीजों का आपको ध्यान रखनी है। देखो कोई कोई गलत जवाब दे ही नहीं रहा, सबको सही जवाब दे, सबको मतलब करेक्ट बता रहे हैं, मतलब एक ही ऑप्शन बता रहे। इसी को चाहिए कि आप लोग इस टर्म को समझो, उस टेक्निकल वर्ड को पकड़ लो, ताकि आपको गलती कभी हो ही ना। 56 में करेंगे। इन द पोस्ट positive in the post positive to positivistic approach to research, which of the following types of researcher got emphasized? Experimental research, phenomenological research, घटना के आधार पर जो होती है, ethnographic research, ex post facto research, action research। अच्छा, आप में से कोई इसको हिंदी बनाए देखे? कोई इसको हिंदी में बोले इस क्वेश्चन को। मैं हमेशा हिंदी में चेंज करता हूँ, अगर मेरे से बेहतर कोई हिंदी में इसको चेंज कर सके, कोई बताएं माइक खोल के। सर हाँ, हिंदी में इसमें ये पूछ रहे हैं ना, उत्तर प्रत्यक्षवाद हाँ में कौन से रिसर्च आते हैं? हाँ, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक मतलब उत्तर प्रत्यक्षवाद, ठीक है। और पूरा बताएं, पूरा क्या बताया आपने इसका हिंदी? टाइप्स ऑफ रिसर्च यानी कौन से प्रकार के रिसर्च आते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद में, उससे तो संबंधित। बिल्कुल, पॉजिटिविस्टिक के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। पोस्ट के बारे में, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक के बारे में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे, हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में पढ़ चुके थे। आंसर बताएं। ये ए बी सी डी ई, इनमें से नहीं, ऑप्शन आपके यहाँ से होगा, यहाँ से दिया गया है। और अक्सर पता है गलती क्या करते हैं एग्जाम में, हम ऊपर का ही देख के हम आंसर दे देते हैं, जबकि हमें देखना कौन सा होता है, नीचे का देखना होता है। नीचे आपको इसमें मल्टीपल चॉइस पे एक साथ मिला के दिया गया है। देखो ए बी सी दिया गया है, बी सी डी दिया गया है। कई बच्चों का मैंने ऐसा देखा है, जब मैंने टेस्ट लिया कि वो यही इसी जगह से एबीसीडी निकाल लेते हैं और उनका गलत हो जाती है। तो आप यहाँ से न करें, आप नीचे जो आपका ऑप्शन दिया है उनमें से चाटे चूज करें, बताइए कौन से होंगे। 55 56 का 56 का 55 का तो हो गया सबका, 56 बताएं। पार्टिसिपेट कीजिए, गलती हो सही कोई बात नहीं। ये एक्सपोस्ट फैक्टो का थोड़ा बताइएगा सर। एक आंसर पोस्ट नहीं आप में से कोई बताएं माइक खोल के। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आप में से कोई बताएं जिनको याद हो अच्छे से। सर जो घटना के होने के बाद हम करते हैं, जो कुछ टाइम पहले ही हुई है, जैसे हिस्टोरिकल तो काफी टाइम पहले होती है, वो थोड़ा पहले हुई है, वो बहुत ही बढ़िया। एक्सपोस्पेक्टो। ऐसे घटना जिसको हम बदल तो नहीं सकते कुछ भी, लेकिन उसका हम अभी, ऐसे कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाना और बहुत दुखद घटना होती है, या कोई इस तरह की कोई ऐसी घटना जिसका थोड़े टाइम पहले हुई है, इसे कहते हैं हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो शोध कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। इसको आंसर पाने के लिए आप लोग उस टेक्निकल, आप लोग सीखो, टेक्निक का प्रैक्टिस करो कि रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन कौन सा हो ही नहीं सकती।
और वो जहां जहां पर उसको आप कट करो पहले, आप देखो क्या हो सकता है। इसमें 56 में सी आएगा सर, मतलब आप चार्ट के थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट रिसर्च नहीं आएगा सर। मतलब आप BCE बोलना चाहते हो? बी सी ई सर, BCE बोलना चाहते हो, ठीक है। 56 का C बोल रहे हो पंडित जी, ओके एक्सपेरिमेंट आएगा सर इसमें। ओके। और कोई बताएं, आप लोग पार्टिसिपेट करो ना, 21 लोग हैं, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो क्या आप लोग सही, मुझे सही नहीं चाहिए, मुझे खाली आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, ताकि मुझे समझ आए कि मुझे कि हमें आपको किस तरह से और बतानी है कि आपको मतलब हम कैसे उसको वहां तक लेके जाए कि आप लोग सही सही कीवर्ड को पकड़ पाओ। यहाँ पे कोई मतलब छोटा बड़ा नहीं हो जाता है गलत देने से, सब बराबर है, हम भी आपके मतलब एकदम सब बराबर है, आप खाली बोलो, कोशिश करो। एग्जाम में तो देने पड़ेंगे ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लेंगे, फेनोमोलॉजिकल लेंगे, एथनोग्राफिक लेंगे, सबसे बड़ी आपका जो मतलब टाइम टेकिंग जो यूनिट है ना, यूनिट 2 है। और अगर आप पीएचडी के लिए सोच रहे हो तो पीएचडी के लिए आपको हर जगह जगह, यहाँ तक कि आप पीएचडी के लिए जब जाओगे ना, तो वहां जो आपका जब आपका रिसर्च प्रपोजल लिखोगे, वहां से लेकर के शुरू से लेकर के अब अंत तक आपको इसी से इससे हर चीज का आपको बहुत अपडेट होना पड़ेगा। अगर आपका इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू में आपका आधे क्वेश्चन करीब करीब खाली रिसर्च रिसर्च से ही पूछे जाते हैं नॉर्मली। और अगर कुछ कुछ जगह पे जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और कई जगह ऐसे हैं जहां पर आपका नेट JRF होने के बावजूद उनका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ता है, RET, और उसमें 40% क्वेश्चन खाली इसी से पूछे जाते हैं। तो आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इतनी ज्यादा बड़ी चैप्टर है। इस चैप्टर का तो हमें मतलब मुझे रिवीजन भी कराने पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है तो हम उसमें अभी एग्जाम के पहले करेंगे रिवीजन। आप कोशिश करो, क्या होगा 56 का। चलो पहले रॉन्ग को निकाल लो, गलत आंसर, गलत रॉन्ग ऑप्शन क्या क्या हो सकता है? क्या एक्सपेरिमेंटल शोध हो सकता है इसमें? रॉन्ग है सर, एक्सपेरिमेंटल हो सकता है क्या? क्योंकि हो प्रत्यक्षवाद में नहीं हो सकता ना। तो अगर नहीं सर। एक्सपेरिमेंटल नहीं हो सकता तो ए कहाँ पर है बताओ? ए ऑप्शन ए पे है, कट गया। अब आगे आगे काटो आप लोग, सीखो काटना ना। डी को देखो। सर मुझे लगता है एक्शन रिसर्च भी कटेगा सर, क्योंकि उसमें प्रोसेस के अनुसार प्लान वगैरह करते हैं हम, हाँ और तो आप ऑब्जर्व करते हैं। नहीं नहीं सॉरी सर, आप देखो। नहीं अच्छा नहीं एक्शन रिसर्च होगा सर, ऑब्जर्व करते हैं सर उसमें, तो गुणात्मक शोध में पोस्ट पॉजिटिविज्म में आ जाएगा सर। वेरी गुड। आप देखो कि डी क्या होगा, अगर डी को आपका हाँ या ना में निकाल दिए तो क्या होगा आपका ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन देखो ए तो कट ही गया, तो बी और डी में कॉमन क्या चीज है? डी डी स्टेटमेंट दोनों में कॉमन है। आप बताओ डी पॉसिबल है कि नहीं है, आपका आंसर मिल जाएगा। एक पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इसमें पोस्ट पॉजिटिविस्टिक रिसर्च में संभव है कि नहीं है? कोई नहीं माइक, संभव है सर, क्योंकि वो तुरंत घटना घटी हुई है उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब उसको चेक करते हैं ना, तो वो नहीं हाँ आएगा सर। आप समझ गए ना मैं कैसे इससे ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो डी अगर नहीं होगा तो डी दोनों में है, ये भी कट गया ये भी कट गया, बाकी आपको समझ आए या ना आए, आपका आंसर तो मिल गया ना आपको ना। 56 का सी, 56 का सी। ये जो मैंने समझाया, किसी को कोई डाउट है तो माइक को, क्या आप लोग आंसर दे नहीं रहे थे? आज जब मैं पूछता हूँ कि आपको किसी को डाउट है तो भी आंसर देते हो। जितने लोग लॉग इन है वो हमारे साथ ही है ना, लॉग इन होकर मत चले जाइए। आप बताएं, इस टेक्निक को समझना बहुत मतलब जरूरी होता है। ऐसे बहुत कम ही होता है कि आप सारा चीजों को बहुत यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन से आप एकदम पहुंच जाओगे वहां पे। अब आप चेक कर लो एक बार, बी सी और ई बच्चा। बी क्या बोलता है आपका? फेनोलॉजिकल रिसर्च जो होल्ड करता है। सी क्या बोलता है आपका? सी बोलता है आपका एथनोग्राफिक रिसर्च। और ई क्या बोलता है आपका? एक्शन रिसर्च। इन तीनों का अगर डेफिनेशन कब देखोगे तो होल्ड करता है, तो ऑप्शन सी सही है। मैं एक क्वेश्चन में टाइम ज्यादा इसलिए दे रहा हूँ कि आपको टेक्निक से मुझे आंसर देने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपको टेक्निक सिखाने में इंटरेस्ट है।
कि आप गलत आंसर को आप एलिमिनेट करना सीखो। तो ऐसे अगर हम 5-6 क्वेश्चन में कर लेंगे, अगर आपको आ जाएगा ये टेक्निक, तो आप 20-25 क्वेश्चन खुद अपने अपने मतलब अपने खुद के बल पे निकाल लोगे। ये टेक्निक आना बहुत जरूरी होता है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है। आंसर दे दो भाई आप लोग, हाँ या ना कुछ तो बोलो। 57। नहीं नहीं Which among the following is not the outcome of grounded theory of research? मैं अगर ये सब चीजें नहीं कराऊं ना, जैसे पेपर्स वगैरह, तो सब कुछ थ्योरी पढ़ने के बाद भी आप लोगों को वो ग्रोथ नहीं, वो चीज नहीं मिल पाएगा जो हम एग्जाम में चाहते हैं। इसलिए मुझे कराना बहुत जरूरी है सब क्वेश्चन वगैरह। आप लोग पार्टिसिपेट करो, कुछ ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी लोग आप लॉग इन हो तो साथ रहो, क्योंकि फिर फायदा नहीं होगा। आप एक दिन में नहीं कर सकते, एग्जाम के पहले 15 दिन पहले आप कुछ नहीं, वो मुश्किल हो जाती है। हम लोगों को बोल देते हैं भाई हो जाएगा, कर लो, लेकिन होने के लिए आपको पूरा समय पूरा पढ़ना पड़ता है आपको। और ये सब चीजें जितने आपको अच्छे से आएगा उतने आप अच्छे से निकाल लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आउटकम ऑफ ग्राउंडेड रिसर्च थ्योरी? ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च जो नीचे बताई गई है, इनमें से कौन ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च नहीं है? ये नॉट को देखना, इसी में हम लोग को भूल जाते हैं कभी कभी। कॉन्सेप्ट, नैरेटिव, कैटेगरीज, हाइपोथेसिस। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? विच इनमें निम्न में से कौन सा ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च नहीं है? क्या हिंदी और कोई कर सकता है तो बता दें हिंदी में। अगर कॉन्सेप्ट, नैरेटिव, कैटेगरीज, हाइपोथेसिस, इसमें से कौन सा नहीं होंगे? नीचे वाले सर हिंदी में नहीं पता सर, ऑप्शन क्या है सर हिंदी में? कौन सा? ये सर नीचे वाले ABCD। कॉन्सेप्ट मतलब क्या? जो आप जो इसका सिंपल है, जो कॉन्सेप्ट आप बनाते हैं, हाँ धारणा सर बनाते हैं, सिंपल है लेकिन थोड़ा सा सर। जो कॉन्सेप्चुअल नहीं होती, जैसे हम लोग जो फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, हम उसको एक कॉन्सेप्ट ही होती है इसमें। फिर नैरेटिव आपका जो हम जो मतलब खाली बात करते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल में आपको कई तरह की चीजें आ जाती है, जो हम एक मतलब जिसमें हम एक सिद्धांत को प्रयोग करते हैं, जिसमें हम एक आपका कॉन्सेप्ट मतलब ये होती है कि एक जो हम बोले ना, आपका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बोलते हैं ना कि आपका धारणा क्लियर हुआ। नैरेटिव मतलब जो हम नैरेट करते हैं, जो बोलते हैं, जिसको हम भाषण देना भी कभी होती है, आपका नैरेटिव होती है। फिर आपका कैटेगरी में एक आपका मतलब वर्गीकृत, आपका कैटेगरी मतलब वर्गीकृत करना, जैसे बोलते हैं ना कि 3-4 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं किसी चीज को। कि जैसे मान लो कि एक बच्चा ऐसा है कि 0 से लेकर 45 मार्क्स पाया है, उसका एक कैटेगरी हो गया। 45 से 60 मार्क्स पाया है, इसका एक दूसरा कैटेगरी हो गया। 60 से ज्यादा पाता है तो तीसरा कैटेगरी हो जाती है। तो कैटेगरी इस तरह से बनती है। और हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना होती है। 57 का क्या बी बता रहे हो? इसमें सर नैरेटिव आएगा सर, आपने जैसे बताया कि बातचीत होता है, मतलब बातें करना होता है, तो ग्राउंडेड थ्योरी में हम जाकर बातचीत करते हैं, जैसे राजनीतिक वगैरह होगा उसमें जी हम जाकर बातें ग्राउंड में जाकर। बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा आपका ये 57 का नैरेटिव? देखो आप लोग, आपको सही गलत जो भी जवाब दोगे तभी हम बात कर पाएंगे, तभी आपकी चीजों को क्लियर कर पाएंगे। आप लोग अगर आप इतने कम आंसर दोगे तो हम कैसे करेंगे? अगर इसीलिए सर मुझे हिंदी चाहिए था सर, मतलब हिंदी बताने के लिए। अभी कोई समझ बात में आ गया सर, आप कोई बोले बात तो। नहीं। इन रिसर्च रिलायबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट प्रोसीजर विच प्रोवाइड। शोध में आपका रिलायबिलिटी, कुछ टेक्निकल वर्ड का इंग्लिश आप याद रखिए, याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड जो होती है ना, वो आपको हिंदी में कभी कभी ऐसा होता है कि सिनोनिम्स दे देते हैं, ऐसा 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 सिनोनिम्स देते हैं ना, तो वो आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाती है रियल एग्जाम में। तो मैंने खुद देखा है कि हिंदी में नॉर्मल हिंदी से अगर हटके दे देंगे, साहित्यिक हिंदी का कुछ वर्ड डाल देंगे, तो उस समय आपको इंग्लिश वर्ड बहुत हेल्प करता है। इन रिसर्च रिलायबिलिटी इज दैट क्वालिटी, of measurement procedure which provides, क्या प्रोवाइड करता है? एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी। जो रिपीट मतलब बार बार जिसको हम रिपीट कर सकते हैं, मतलब पुनरावृत्ति कर सकते हैं, यही हिंदी है ना रिपीटेबिलिटी के, पुनरावृत्ति करना। और एक्यूरेसी जो शुद्धता होती है। पंक्चुअलिटी एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एंड स्पीड, स्पीड एंड रिपीटेबिलिटी। तो आपको बतानी है इसमें से, इनमें से कौन सा एट का 58 का ए।
58 का ए कौन बता रहे हैं? संजय जी, संजय जी, अनुपमा जी, अनुपमा जी आप बताए 58 का ए को बता रहे हो? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि रिसर्च एबिलिटी इज अ क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रोसीजर व्हिच प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करती है वो? हाँ बताएं। बार बार उसको रिपीट करते हैं जिससे और एक्यूरेसी आती है और जो बीच का गैप होता है वो भर जाता है ज्ञान का। हाँ, आपका आवाज थोड़ा धीमे आ रही है लेकिन आप बिल्कुल सही बता रहे हो, शाबाश, वेरी वेरी गुड। पुंडरिक जी भी 48 का ही बता दिया, वेरी गुड। किसी को डाउट तो नहीं है? जिसको डाउट अगर हो तो पूछ सकते हैं। मुझे डाउट वाले अगर कोई है तो उनको व्याख्या करने में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। किस लिए आप लोग, आपका स्वागत है कि आप अगर कोई अलग मत रखता है, अलग किसी को लगता है, ये भी मत सोचिए कि सब लोगों ने ये दिया तो मुझे भी यही देना है। अगर आपको दूसरा कुछ लगता है तो आप बोल सकते हो, तो उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। $59, when result obtained in a research study can be extended to a group larger than the sample, मतलब outside the context of the study is called, क्या बोलते हैं इसको? internal validity, functional relationship, external validity या hypothetical construct। When results obtained in a research study can be extended to a group larger than, okay, 59 का सी बता रहे हैं संजय जी। पुनित पुंडित जी आप सी क्यों बताएं? सर उसमें क्वेश्चन में एक्सटेंड आया था, मतलब बाहरी, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी आएगा ना सर। अच्छा, आपने वर्ड को देकर पकड़ा, ठीक है, वेरी गुड। संजय जी आप बताएं, आपने क्यों सी बताया आपने? सर एक्सटर्नल वैलिडिटी का जैसे आपने वो कोविड वैक्सीन का भी एग्जांपल बताया था कि आप कुछ लोगों पे हमने किया, सैंपल लिया और वो सभी पे तो एक्सटर्नल वैलिडिटी हो गई। Okay. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? कितना सही आप लोग मतलब आंसर दे पा रहे, मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आप लोगों को आंसर दे पा रहे हैं। और जो बाकी लोग भी आंसर दीजिए। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत कोई आंसर पता है, बहुत लोग आंसर आता है, लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट आंसर दे नहीं रहे हो। लेकिन आप लोग आंसर दो, टाइप करो, कोई गलती होगा कोई बात नहीं। 60 का बताएं जी, वेरी गुड। 60 का बताएं। 59 का डी किसने बताया? 50 संजय जी, 59 का डी का बताया आपने? ये एक्सटर्नल वैलिडिटी होगा ना, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट तो नहीं होगा ना? तो 59 में 60 का आंसर बताएं। Which of the following research format focuses on hypothesis testing and generation? निम्न में से कौन से शोध फोकस करता है परिकल्पना का टेस्ट करने के लिए और सामान्यीकरण करने के लिए? एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च, फेनोमेनोलॉजिकल एंड नैरेटिव रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च। 60 का ए बता रहे हैं पंडित जी। पंडित जी आप व्याख्या कीजिए, आप ए क्यों बता रहे हो? हाँ सर, इसमें हाइपोथेसिस को टेस्टिंग किया जाता है सर एक्सपेरिमेंट रिसर्च में, और उसका जनरलाइजेशन किया जाता है। संभव है सर जनरलाइजेशन करना, यानी सामान्यीकृत करना। और इसमें एक्स पोस्ट फैक्टरों में भी वही होता है सर, मतलब घटना तुरंत ही घटी होती है तो उसमें हम परिकल्पना कर सकते हैं और उसको सामान्यीकरण कर सकते हैं। 61 में कीजिए। 61 का द टाइम फिर फ्रेम इन इन दोनों व्हिच, हाँ जी, इन दोनों में हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं और जनरलाइजेशन करते हैं। हाँ तो इसका आपका जो 60 का जो आंसर आपने बताया, आपने 60 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टर वाला। ठीक है, 61 का बताएं। 60 का बी नहीं होगा संजय जी, ए होगा। टाइम, द टाइम फ्रेम इन व्हिच स्टडी explores a situation or problem is called, द टाइम फ्रेम, वो समय फ्रेम, इन व्हिच अ स्टडी एक्सप्लोर्स, जिसमें हम स्टडी को एक्सप्लोर करते हैं, अ सिचुएशन और प्रॉब्लम इज ऑल्सो कॉल्ड द, क्या कहते हैं इसको? रेफरेंस पीरियड कहते हैं, एज कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, या रेट्रोस्पेक्टिव टाइम कहते हैं।
इसको हम कहते हैं रेफरेंस पीरियड। जो होती है वो समय होती है जिसमें हमें सर्वे या जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो उनको उतने टाइम में उनको रिपोर्ट या एक्टिविटीज को या अपने जो एक्सपीरियंसेस जो जो उनका जो एक्सपीरियंस हो गए, जो जिस जिस क्षेत्र में उनके उनको इंटरेस्ट है, वो सब चीजों पे उनको लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेफरेंस टाइम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 62. The conceptual framework in which a research is conducted is called a। उस conceptual framework के जिसमें रिसर्च आपका कंडक्ट होती है उसको क्या कहते हैं? सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च रिसर्च पैराडिज्म। ये सब के बारे में हम बात कर चुके हैं, हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बताएं बी क्या इसमें बी। कौन सा होगा 62 का? बी सर, रिसर्च डिजाइन फ्रेमवर्क करते हैं सर। ओके, प्रशांत जी आपने भी बी टाइप किया, बताएं क्यों बता रहे हैं बी आप? जी सर। हाँ प्रशांत जी आप बताएं बी आपने क्यों बोला? सर जो ये आपने अभी इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, रिसर्च इज कंडक्टेड। हाँ इस सिनॉप्सिस तो एक प्रारूप होता है उसका। क्या आप जो थीसिस लिखोगे जी वो नहीं आएगा, इसे इसे वो अलग कर दीजिए, जैसे आप बता रहे थे एलिमिनेट वाला। हाँ जी और रिसर्च और क्या नाम है, हाइपोथेसिस होता है कि अपना हाइपोथेसिस बनाना, ये भी इसीलिए निकाल दिया। तो ये लास्ट का वो प्रबल यही बताया, डिजाइन डिजाइन जो हम डिजाइन करते हैं, रिसर्च किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, तो इसलिए मैंने ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस मेथड को फॉलो करेंगे। रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन, और आपका आंसर बिल्कुल सही है। रिसर्च डिजाइन जो आपने बोला 62 का बिल्कुल सही है। बाकी लोगों ने भी 62 बोला, पंडित जी ने भी 62 बोला बोले हैं। अनुपमा मैम भी अनुपमा जी भी 62 का बी बोले हैं। अनुपमा जी आप व्याख्या करेंगे, आपने ऐसा क्यों बोला? सारा लेटेस्ट रिसर्च डिजाइन ही होता है ये। बिल्कुल। आप लोग पूरा लेटेस्ट पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पीछे का भी कर चुके थे, और 12 13 14 15 सब आपने किया आपने, और ये 19 का क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली सर अच्छी बात पूरा है कि जो आप फ्रेमवर्क होता है ना, जो रिसर्च लिखते हैं अपन, यानी उसका स्केलेटन रिसर्च का, वो डिजाइन ही बहुत अच्छे, कहलाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी को डाउट हो तो बताएं। मीना जी आप ए किसके लिए बोल रहे हो? 62 के लिए बोल रहे हो कि 3 के लिए बोल रहे हो? 63 एक बड़ी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बड़ी क्वेश्चन है नहीं। इस क्वेश्चन का आप लोग कोशिश करो, और मैंने जो आपको बताया था कि रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करो, उस मेथड से आप कोशिश करो 63 का। इन ग्राउंडेड थ्योरी researcher collect data using theoretical sampling until theoretical saturation is achieved। ग्राउंडेड थ्योरी में तब तक रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करता है जब तक कि अंटिल थियोरेटिकल सैचुरेशन, मतलब कंप्लीट सैचुरेशन ना हो जाए, मतलब संतृप्त ना हो जाए, तब तक उसको वो आपका कलेक्ट करता है। दिस प्रोसेस कैन बी समराइज, इस प्रोसेस को हम समराइज कर सकते हैं, संक्षिप्तकरण कर सकते हैं इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। निम्न क्रम से हम इसको बता सकते हैं। तो आपको एक क्रम बतानी है ग्राउंडेड थ्योरी के लिए। तो 63 का क्या आंसर होगा? आप लोग जब आंसर तो निकाले, देखो ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ एकदम मतलब मिक्सअप हो जा रही है, लेकिन आप खाली रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड का अप्लाई करो, देखो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन ये। शिक्षित का डी। पुंडित जी और कोई है जो आपको शिक्षित का आंसर बता रहे हैं? रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करो, देखो आंसर तुरंत आ जाएगा। बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा, आंसर आंसर कीजिए।
जिसको नहीं भी आ रहा है ठीक से वो भी आंसर करे जितना समझ में आ रहा है, फिर हम उसको समझाएंगे कि क्यों, क्या कौन सा तो सही है। चलो, जब भी कोई हम जब शोध करते हैं तो शोध का पहला कदम क्या होता है? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब भी कोई शोध करोगे, कौन हमारे साथ है, कितने लोग साथ हैं? संजय जी और अश्विनी तिवारी जी मेरे साथ है, हमारे साथ है। अश्विनी जी आप बताएं कि जब हम शोध शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा पहला क्या होती है? अश्विनी जी बताइए, जिनसे पूछ रहे हैं उनसे बताइए, क्योंकि रिप्लाई बहुत कम आ रही है ना। सबसे पहले क्या होती है, हम क्या चुनाव करते हैं, हमें हमारे सामने क्या होती है? अश्विनी जी हमारे साथ है? अश्विनी तिवारी। जानकी जी हमारे साथ है? जानकी धर्मा जी। आप सर लोग टॉपिक का चयन करना। टॉपिक का चयन, ओके, मतलब समस्या का चयन आप कह सकते हो। ओके, रंजना जी हमारे साथ है? हाँ जी सर। जी सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी शोध करेंगे तो शीर्षक का चयन करेंगे, कोई भी टॉपिक जो समस्या है हम उसको पहले देखेंगे कि आप किस पे हमको शोध करना। देखो, आप इतना इतना अच्छे से आ गए। आप देखो देखो क्या पहले ऑप्शन में क्या बोला है, सैंपल थियोरेटिकल डिसाइडेड। क्या हम ये पहले करेंगे क्या? पहले सैंपल ले सकते हैं क्या? पहले तो समस्या आपने खुद बोला ना। पहला जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए में, हम बार बार बता रहे हैं हम्म। आपको कि रॉन्ग आंसर को आप एलिमिनेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये बड़े बड़े क्वेश्चन लगते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है बड़े बड़े। क्या बोला है इसका पहले ऑप्शन में, सैंपल थियोरेटिकली डिसाइडेड, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद डाटा का एनालिसिस करते हैं, फिर हम थियोरेटिकल सैचुरेशन करते हैं। और सेकंड में देखिए, जनरल रिसर्च क्वेश्चंस, कलेक्ट डेटा, सैंपल थियोरेटिकल डिसाइडेड, एनालिसिस डेटा एंड थियोरेटिकल सैचुरेशन। थर्ड सी क्या बोला है, सैंपल थियोरेटिकल डिसाइडेड। फिर क्या बोला है, सैंपल जनरल रिसर्च क्वेश्चन। तो जनरल रिसर्च क्वेश्चन तो होंगे, तो मतलब क्या हुआ, कोई भी क्वेश्चन से नहीं और कोई भी सैंपल से नहीं, हम क्या सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसको हम शोध कर सकते हैं। तो जनरल रिसर्च क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो ये कहाँ कहाँ पर है, ये आपका बी के साथ है, और कहाँ पर है, डी के साथ है, मतलब ए कट और सी कट। ए कट और सी कट, तुक्का भी मारोगे तो आधा आधा हो जाएगा। अब देखो क्या बोला है, इसके बाद क्या करोगे आप, कलेक्टिंग डेटा, ऑप्शन बी में। और ऑप्शन डी में क्या है, सैंपल थियोरेटिकल डिसाइडेड, मतलब हाइपोथेसिस। तो हम क्या जानते हैं, समस्या के बाद हम एक परिकल्पना करते हैं ना, हमें डेटा कहाँ मिल जाएगा, डेटा तो तब मिलेगा जब हम परिकल्पना करके हम जाके उसको उसको कुछ वर्क करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन बी गलत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। किसी को डाउट हो तो बताएं। आपको ऐसा ही करने हैं वहां पे, वरना देखो इतना सारा, अगर खाली ऐसे पढ़ने जाओगे तो कभी कभी डाउट लगती है ना कि कौन से पहले करे कौन से बाद में, लगेगा कि बहुत सारा या एक से ज्यादा सही है, ऐसा लगता है। तो आपने जब एक एक करके आपने स्टेप्स को आपने फॉलो कराया, देखो आ गया ना। अब बताओ, इसमें कोई डाउट है कहीं पे, 63 में? अब सबको नो डी। सर। अब भी अगर किसी को डाउट है तो बता सकते हैं, मुझे समझाने में अच्छा लगेगा। क्वेश्चन देकर डर मत जाओ, इतने बड़े क्वेश्चन है, बड़ा कुछ नहीं होता है। आप खाली रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड का अप्लाई करो, देखो सब बहुत इजीली निकल जाती है। 10 क्वेश्चन आपको मैं ऐसे समझा दूं, आप 50 क्वेश्चन आप खुद निकाल लोगे। लेकिन ये खाली 50 क्वेश्चन का मैं अगर खाली आंसर दे दूं आपको, तो आपको 10 क्वेश्चन निकालना मुश्किल हो सकता है। 64 बताएं, which of the following activities are performed by researcher in an ethnographic research? एथनोग्राफिक रिसर्च में कौन से शोधकर्ता के द्वारा कौन से एक्टिविटी किया जाता है, कंडक्ट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू,
with the members of the community. ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है get immersed in a social setting for an extended period of time. सी है listen to the engages in conversation, जितने भी conversation है उसमें आपको engage कर लीजिए सुनने के लिए, उनको सुनिए। थर्ड, tries to educate people about the harm of some evil practices, लोगों को आप जो मतलब एविल प्रैक्टिस से उसको आप एडुकेट करिए कि उसका हार्म क्या क्या होते हैं। अब आपको बतानी है ए और बी करेक्ट होगा, ए और सी करेक्ट होगा, बी और डी करेक्ट होगा, बी और सी करेक्ट होगा। तो 64 के लिए बताएं, और शायद हमारे लास्ट क्वेश्चन होंगे क्योंकि 10-15 तो हो चुके हैं। सर ये एथनोग्राफिक हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बताएं पंडित जी, क्या बोलेंगे इसको? न्यू क्या बोलते बोलो इसको? एथनोग्राफिक वो होती है जिसमें हम अपने मोरल वैल्यूज को स्टडी करते हैं, और इसकी हिंदी बहुत आपका मतलब एक मतलब कटु हिंदी है। न्यू ऐसा कुछ नाम है उसका, मुझे भी याद नहीं आ रही है। वो बताएं पंडित जी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? इसका मतलब होती है जहाँ पे हम अपने मोरल वैल्यूज को अपने जो जितने भी सामाजिक हमारे जो नैतिकता होती है उसको हम अच्छा हम अध्ययन करते हैं। पंडित जी नैतिकता, नहीं, उसका हिंदी क्या है? नैतिकता सर। नैतिकता नहीं, इसका अगर हिंदी देख जाओगे इसका नृ नृ नाम से है, नृ कुछ है मतलब विज्ञान जातीय सर। हाँ जी, जातीय नहीं नहीं नहीं, इसका हिंदी जो है टेक्निकल हिंदी जो है इसका नृवंश विज्ञान ऐसा कुछ है। नृवंश, हाँ नृवंश ऐसा है। इसे मैं बोलता हूँ कि हिंदी आप करने जाओगे तो आपको दिक्कत होगी हो सकती है, लेकिन इसका हिंदी अगर लोगोगे तो नृवंश इसका हिंदी होता है, जिसका मतलब होती है क्या होती है। सिनोनिम्स आपको नहीं बोलेंगे, आपको ऐसे ही बोलेंगे इस तरह से, नृवंशी तो बोलते हैं इसको। मैं आपको इसका हिंदी बताता हूँ कि एग्जैक्टली इसका हिंदी क्या होती है। नृवंश ऐसे ही इसका हिंदी था, लेकिन इसका हिंदी जो है इसका पूरा मैं लिख देता हूँ आपको। नृजातीय बोलते हैं इसको, लिख देता हूँ। वही तो बोला सर मैंने। आपने नृजातीय बोला था? हाँ सर, नृजातीय। अच्छा, तब मुझे सुनने में दिक्कत हो गई, सॉरी। नृजातीय, तो नृजातीय अगर आपको याद, हाँ नृवंश विज्ञान ये भी कह सकते हैं, नृवंश विज्ञान भी कहते हैं, जानकी जी बता रहे हैं। लेकिन ये सबसे इसका याद रखो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इंग्लिश इसका ज्यादा कंफर्टेबल होता है मुझे तो थोड़ा सा उसका याद रखना है। आप भी इंग्लिश को अगर याद रखोगे, मान लो इस समय सिनोनिम्स पे अगर होगा, अगर आपको समय नहीं आएगा तो आप इंग्लिश में देख लोगे, इंग्लिश का चेंज नहीं करते, वो वही उसी वर्ड को रखते हैं, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति आपका जैसे अगर आप योग से संबंधित कुछ बातें अगर आप अध्ययन करना चाहोगे तो योग जिस भाषा में उत्पत्ति हुई है उसमें आपको सटीक मिलेगा, संस्कृत में आपको सटीक मिलेगा, लेकिन जब अनुवाद करोगे तो उसका वर्ड अलग अलग आपका हो सकता है। उसी तरह से ये सारे जो उत्पत्ति है वो मतलब इंग्लिश में हुई थी, मतलब पश्चिमी विज्ञान से ये सारे चीजों की उत्पत्ति हुई है, तो उनके जो वर्ड होंगे वो बहुत ज्यादा मतलब क्योंकि वहां से उत्पत्ति हुई है वो, और उसके बाद जो हम जितने भी इसको अनुवाद करेंगे तो सिनोनिम्स आएंगे, तो हम इसको बांग्ला में, हिंदी में या किसी और भाषा में इसको अनुवाद कर सकते हैं, होता भी अनुवाद, लेकिन उसके सिनोनिम्स क्या होंगे, जो वर्ड होगी वो हमें अगर समझ नहीं आता है तो हम उस समय इंग्लिश में हम कोशिश करेंगे। ओके, 64 का बताइए कौन सा आंसर होगा? सिक्सटी फोर का गलत आंसर का आप एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। क्या नहीं हो सकता? क्या ए संभव है? जी लगता है सर, इंटरव्यू सर नृजातीय शोध में। सर इसमें नृजातीय शोध में जो बिछड़ी हुई जनसंख्या रहती है उस पर शोध करते हैं ना सर? जातीय शोध में हम ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे जैसे
जो हमारे ग्रंथों में जो बातें बताई गई है, इसका बहुत सा साइंटिफिक आपका इम्पैक्ट होती है। जैसे मान लीजिए कि यम नियम का पालन करने से कैसे कैसे इंसान के स्वभाव में और सब चीजों में प्रभाव पड़ता है। ये सारे जितने हमारे जो मोरल वैल्यूज है, जो हमारे जो आपका जो प्राकृतिक जो सामाजिक हमें जो नियम सिखाती है, हम बोलते हैं ना संस्कार जिसे कहते हैं हम लोग अपने, तो संस्कार के साथ जो विज्ञान का जो संबंध होता है, जितने भी हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि महिलाएं जो जो माथे में सिंदूर लगाती है, एक संस्कार है, लेकिन उसका वैज्ञानिक रूप बहुत है। हम जब चंदन का टीका लगाते हैं आपका आज्ञा चक्र के पास, ये एक हमारे आपका संस्कार है, लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व बहुत ज्यादा है। तो इन सब के ऊपर जो हम जब करते हैं अपने संस्कारों का, अपने मॉरल वैल्यूज का, आप देखो दुनिया के जितनी भी समस्याएं होती है ना, उनका संबंध कहाँ पे होती है, उनका यम नियम कहीं ना कहीं टूटता है। और अगर यम नियम न टूटे तो कोई समस्या होगी ही नहीं। इन सबका जो हम अपने अध्ययन करते हैं, उन सबको मिलाकर करते हैं हम लोग एथनोग्राफी कहते हैं। सर ए नहीं आएगा इसमें, ये नहीं आएगा, स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है इसमें जी। ये कट गया। ऑब्जर्व करते हैं अगर एक लोग। ए कटा, ए के साथ क्या क्या ऑप्शन है, ये कट गया, ये भी कट गया। देखा आपने कितना आसान हो गया। बी तो आएगा सर, सोशल सीटिंग। बी अगर आएगा तो बी तो दोनों में है। फिर आपको सी और डी में देखो कि क्या डी या सी दोनों में से कोई एक असंभव या संभव, दोनों देख लो। दोनों में से आपको क्या हो जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि बी तो दोनों में लिसंस कॉमन है, तो टू बी तो होना ही होना है। सी आना चाहिए, क्योंकि उसमें वो ऑब्जर्व करते हैं तो उसको सुनना भी पड़ेगा, कन्वर्सेशन में भी एंगेज होना पड़ेगा। वेरी गुड। तो आपने देखा आंसर कैसे पा गए आपने। तो ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। कितना मजा आएगा तो अभी जब डी होगा, इसका डी होगा, मतलब ऑप्शन डी सही होगा डी ना। बताया डी, सर। डी का मतलब ये ऑप्शन डी, छोटा वाला डी बोल रहा है, बी और सी सही होगा, क्योंकि बी और सी दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन डी सही होगा ना। हाँ जी बोले, क्या पूछ रहे थे। मैं ये डी नहीं बता रहा हूँ, ये वाले कैपिटल डी नहीं बता रहा हूँ मैं, ऑप्शन डी नीचे का बता रहा हूँ। ऑप्शन डी मतलब क्या हुआ, बी और सी दोनों सही है, ओनली बी एंड सी। बी, ऑप्शन डी में स्टेटमेंट क्या क्या दिया है, स्टेटमेंट बी और सी, ये ऑप्शन डी में लाके दिया है। नीचे देखिए, ये आपका स्टेटमेंट्स है, जो ऊपर का जो कैपिटल एबीसीडी है, ये पूरा स्टेटमेंट्स है। और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपका स्मॉल एबीसीडी से, देखो ऑप्शन दिया ए बी सी और डी, तो स्मॉल एबीसीडी आपका ऑप्शंस है, उनमें से स्मॉल डी का जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, बी और सी। दिस इज करेक्ट। सबको क्लियर है, सबको किसी को डाउट है। ओके, हम यहाँ तक रखते हैं आज। इसके बाद हम आगे 65 से हम कल करेंगे, और इसके बाद हमने हमने जितने हमने खत्म कर चुके हैं उसके भी क्वेश्चन आएंगे, और आगे हम पूरा फिर आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाएगा। और साथ साथ हम अगले जो यूनिट करेंगे उसके लिए आप लोग रेडी करके रखिए जनरल मैथ्स को, जो मैं भेजता हूँ, सारा फॉर्मूलाज मैंने भेजा, आप लोग उसको याद करके रखेंगे। वो किसी भी आपको यूनिट 5, 6, 7 या कई जगह पे यूज होंगे, वो आप इसको करेंगे तो हमें अगले जैसे ये खत्म हो जाएगा बहुत आसान हो जाएगा, हम शुरू करेंगे इसको। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सबके अंदर जो परमात्मा है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। आप सबको शुभ रात्रि। हरिओम गुरु जी, शुभ रात्रि है सभी को। ओम हरिओम। हरिओम सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।
रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए गुरुजी, रिकॉर्डिंग चल रही है।